तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर की। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट सेल या फिर जो पुरानी सेल है वो अपने आप को डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद में दो नई सेल का प्रोडक्शन करती है। जब वो दो नई सेल का प्रोडक्शन करेंगी, उन दो नई सेल को हम बोलते हैं डॉटर सेल। ये डॉटर सेल आगे चल करके फिर से डिवाइड करती हैं। जब दोनों डॉटर सेल डिवाइड करेंगी तो अब की बार में हमें 4 नई सेल प्रोड्यूस होंगे। तो आपने देखा हमारे पास में पहले एक सेल थी, उसने डिवाइड किया, 2 सेल बनाई। ये 2 सेल जब डिवाइड करेंगी तो टोटल 4 सेल बनेंगे। तो सेल डिवीजन की मदद से सेल का नंबर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंक्रीज होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? थ्रू सेल डिवीजन। लेकिन ये जो सेल डिवीजन है ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल लगातार डिवाइड करता है। एक सेल डिवाइड करने के बाद में एक फेज में एंटर करती है जिसका नाम है ग्रोथ फेज या फिर इंटरफेज, जिसके अंदर वो अपनी ग्रोथ करवाती है। एक बार जब वो ग्रोथ कंप्लीट कर लेती है तो फिर से डिवाइड करती है। इसी रिपीटेड साइकिल जहां पे एक बार ग्रोथ होती है, एक बार डिवीजन होता है, एक बार ग्रोथ होती है और एक बार डिवीजन होता है, इसको हम बुलाते हैं सेल साइकिल। ठीक है, तो एक डायग्राम की फॉर्म में सेल साइकिल और सेल डिवीजन को कनेक्ट करते हैं। उसके अंदर में जो 2 फेज हैं उनको बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक पेरेंट सेल। हमारे पास में एक पेरेंट सेल है। जब ये पेरेंट सेल डिवाइड करती है या फिर डिवीजन परफॉर्म करती है, सेल डिवीजन परफॉर्म करती है, तो हमें 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं। 2 नई सेल मिलती हैं जिनका नाम हम देते हैं डॉटर सेल। अब इनको डॉटर सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास में कैपेबिलिटी है आगे फिर से डिवाइड करने की। तो जो भी नई जनरेशन प्रोड्यूस करती है उसको हम फीमेल कैरेक्टर मानते हैं, फेमाइन कैरेक्टर मानते हैं। इसीलिए ये जो नई सेल बनी है इनको क्या बुलाया जाता है? डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनी? 2 डॉटर सेल्स। और याद रखेंगे ये जो नई डॉटर सेल्स बनी हैं ये पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। जैसा कि पेरेंट सेल था बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कॉपीज होती हैं ये डॉटर सेल्स। अब इन डॉटर सेल्स को फिर से डिवाइड करना है, पर क्या ये डॉटर सेल्स डायरेक्टली डिवाइड कर सकती है? नहीं डिवाइड कर सकती। अगर वो डायरेक्टली डिवाइड करेंगी तो उनका साइज कितना छोटा है? पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर ये डॉटर सेल्स तुरंत डिवाइड करने चली जाएं, तुरंत डिवीजन फेज में एंटर कर जाएं, तो नई जनरेशन या फिर नई सेल जो बनने वाली है उनका साइज और छोटा हो जाएगा। पर ऐसा होता तो नहीं है। सेल का साइज तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डॉटर सेल पहले डिवीजन से पहले एक फेज में एंटर करती हैं जिसका नाम है ग्रोथ फेज या फिर इंटरफेज। इसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं या फिर इसी का दूसरा नाम होता है इंटरफेज। 2 सेल डिवीजन के बीच का फेज इंटरफेज। जब ये ग्रोथ शो करते हैं तो वहां पे अपने साइज को रीस्टोर कर लेते हैं और जैसा पेरेंटल सेल था वापस से अपना साइज उतना ही रीस्टोर कर लेते हैं। अब क्योंकि इनका साइज रीस्टोर हो चुका है तो अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगी? नई पेरेंटल सेल। अब ये वापस से डिवाइड कर सकती है और जो भी डिवाइड करता है उसको हम पेरेंटल सेल बोलते हैं। तो ये दोबारा से पेरेंट सेल जैसी बन गई। पेरेंट सेल के अंदर में फिर से डिवीजन होता है। फिर से क्या होता है? डिवीजन। तो ये हमारे पास में डिवीजन फेज। जब डिवीजन फेज होगा तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स और दूसरी वाली से भी 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। टोटल कितनी डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स। अब की बार हमारे पास 4 डॉटर सेल बनेंगे। अब यहां पर अगर हम सेल साइकिल की बात करें, हमने तो सेल डिवीजन देखा है। अगर हम सेल साइकिल किस फेज से कहां से लेकर कहां तक माना जाता है? एक डिवीजन फेज से लेकर के एक ग्रोथ फेज कंप्लीट होने तक, दूसरी बार डिवीजन फेज चलने तक, ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। इसी को क्या बुलाया जाता है? सेल साइकिल।
साइक्लिक प्रोसेस का मतलब भी होता है आपने जहां से स्टार्ट किया था अगर वापस उसी फेज में एंटर कर गए, वापस उसी स्टेज में आ गए लौट करके, तो उसको बोलते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस। आपने स्टार्ट कहां से किया? डॉटर सेल, और वापस आपको क्या मिली? डॉटर सेल। इसीलिए हम इसको क्या बुलाएंगे? सेल साइकिल। एक सेल साइकिल के अंदर में एक बार ग्रोथ फेज होता है, एक बार ग्रोथ होती है और एक बार डिवीजन होता है। किसी भी सेल साइकिल में दो चीजें जरूरी हैं, एक बार ग्रोथ और एक बार डिवीजन। इस पूरी साइकिल को बोलते हैं सेल साइकिल। अच्छा, इस डिवीजन फेज को हम एक और नाम देते हैं माइटोसिस फेज। ये जो डिवीजन फेज है ना, इसका एक और नाम होता है माइटोसिस फेज या फिर एम फेज। जो डिवीजन फेज है इसको हम माइटोसिस फेज या फिर एम फेज कह करके भी बुलाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सेल साइकिल जो ऑपरेट कर रही है, जब भी सेल साइकिल ऑपरेट करती है तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक सेल था, जब एक साइकिल कंप्लीट हुई तो 2 सेल बन गए, और जब दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई तो 4 सेल बन गए। इसका मतलब हर बार जब भी सेल साइकिल चलती है तो हर सेल साइकिल के साथ में एक बार डिवीजन होता है। हर एक सेल साइकिल में कम से कम एक बार डिवीजन होगा, और एक बार डिवीजन होने की वजह से उसका नंबर हर बार डुप्लीकेट हो जाता है, उसका नंबर हर बार डबल हो जाता है। इसीलिए हम जो सेल साइकिल का टाइम है भाई, ये जो पूरा टाइम एक सेल साइकिल में लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट सेल साइकिल, वन कंप्लीट सेल साइकिल को बुलाया जाता है सेल साइकिल टाइम। क्या बोलते हैं हम? सेल साइकिल टाइम या फिर डुप्लीकेशन टाइम। दो चीजें कह करके बुलाई जाती हैं। एक सेल साइकिल में टोटल जितना टाइम लगने वाला है किसी सेल को, उसी टाइम को बोलते हैं सेल साइकिल टाइम या फिर डुप्लीकेशन टाइम। तो ये एक रिलेशन है सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बीच में। अब हम सेल साइकिल को जो दो डिफरेंट फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज, जिसको हम माइटोसिस फेज भी बोल रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनके अंदर कितने छोटे छोटे फेज होते हैं। ये जो इंटरफेज और एम फेज हैं, इनको भी हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इजीली उसको स्टडी करने के हिसाब से कई सारे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम पूरे सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल को दो ब्रॉड कैटेगरीज या दो ब्रॉड स्टेप में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंटरफेज, जिसको पुराने टाइम में ग्रोथ फेज भी बोलते थे। दूसरा है एम फेज या फिर डिवीजन फेज। ये टेक्निकल टर्म्स। क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, इंटरफेज जो है ये दो डिवीजन फेज के बीच का टाइम है, जहां पर दो डिवीजन चल रहे हैं और उसके बीच का जो टाइम है उसी को बोलते हैं इंटरफेज। तो टाइम बिटवीन टू डिवीजन फेज, टाइम बिटवीन टू एम फेजेस या फिर टू डिवीजन फेजेस। क्योंकि इंटरफेज में डिवीजन तो होना नहीं है, डिवीजन कहां पर होकर जाकर के? एम फेज में, जहां पर एक्चुअल में डिवीजन ऑफ सेल होने वाला है। तो इंटरफेज में होता क्या है? इंटरफेज में मटेरियल्स का सिंथेसिस होता है, ऐसे मटेरियल्स जो आगे चल करके सेल डिवीजन के दौरान काम आने वाले हैं। उन मटेरियल्स में हमारे पास साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है। भाई, साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस होगा तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, तो इंटरफेज के दौरान साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस होता है, सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा होता है। दूसरा, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितने भी ऑर्गेनील्स हैं, वो सब अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। जब आगे चलकर सेल डिवाइड करेगा तो उसके ऑर्गेनील्स को दो डॉटर सेल्स में बराबर डिवाइड करना है, यूनिफॉर्मली डिवाइड करना है। तो एक सेल की चीजें दो सेल में कैसे डिवाइड की जा सकती हैं? पहले उनका डुप्लीकेशन किया जाएगा, उनका नंबर डबल किया जाएगा। तो ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन होता है इंटरफेज में। और तीसरा काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, डीएनए है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और एक एक कॉपी
डॉटर सेल के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है। तो इंटरफेज के दौरान क्या क्या होने वाला है? पहला तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने वाला है, साइटोप्लाज्म सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने वाला है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज होने के साथ ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन, जितने भी ऑर्गेनील्स उस सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको नंबर को डबल करना, उनके नंबर को डुप्लीकेट करना, मल्टीप्लाई करके डबल कर देना, ये भी काम इंटरफेज में होगा। और तीसरा काम क्या होने वाला है? डीएनए का रेप्लिकेशन। जो जेनेटिक मटेरियल है किसी सेल का, डीएनए है, उसका भी क्या होगा? रेप्लिकेशन, वो अपना कंटेंट डबल कर लेगा। तो सारी चीजें बन रही हैं यहां पर। साइटोप्लाज्म बन रहा है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। जबकि अगर हम एम फेज के अंदर में बात करें तो एम फेज के अंदर में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। और जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती हैं तो उनमें मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्मली जाना चाहिए। भाई साइटोप्लाज्म बराबर बराबर दो सेल में बंटना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनेल्स पेरेंट सेल में थे वो बराबर बराबर दो सेल में बंटने चाहिए। और जो जेनेटिक मटेरियल है जो पहले ही डुप्लीकेट हो चुका है, जिसका नंबर डबल हो चुका है, एक एक कॉपी हर एक डॉटर सेल में, दोनों डॉटर सेल में भेजनी होगी। तो यहां पर एक्चुअल डिवीजन तो होता ही है, साथ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं प्लस डीएनए। तो डिवीजन तो होने ही वाला है, डिवीजन के साथ में यूनिफॉर्म ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन दो डॉटर सेल्स के बीच में होना चाहिए। ये हमारा एम फेज में चलता है। अच्छा, अगर हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें किसी सेल को इंटरफेज के दौरान और उसी सेल को एम फेज के दौरान ऑब्जर्व करोगे तो इंटरफेज के दौरान आपको माइक्रोस्कोप में कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता है। आप सेल को देखोगे तो ऐसा लगेगा सेल बिल्कुल रेस्ट कर रहा है, वो कोई भी काम करता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, खाली मटेरियल्स इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी वजह से पुराने टाइम पर हम इंटरफेज को एक नाम दिया करते थे, रेस्टिंग फेज। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सेल के अंदर कोई भी हलचल नहीं दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता था पुराने टाइम पे रेस्टिंग फेज। लेकिन आज के टाइम हमें मालूम है कि इंटरफेज के दौरान सेल रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, चीजों का सिंथेसिस कर रहा होता है, चीजों का रेप्लिकेशन कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म का सिंथेसिस कर रहा होता है। इसका मतलब इंटरफेज के दौरान जो सेल होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब क्योंकि मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, मटेरियल्स का सिंथेसिस कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है आगे चल करके जो डिवीजन होने वाला है उसके लिए, इसीलिए रेस्टिंग फेज से ज्यादा अच्छा नाम आज के टाइम पे हम देते हैं इसको प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेज को एक दूसरा नाम मिल गया है आज के टाइम पे, प्रिपरेटरी फेज। जबकि ये रेस्टिंग फेज क्या था? एक मिसनोमर, एक गलत टर्म था। जो बेटर टर्म है दैट इज प्रिपरेटरी फेज। वहीं पर अगर हम बात करें एम फेज की तो इसको हम बोलते हैं डायनामिक फेज। इसको अपने क्या बुलाते हैं? डायनामिक फेज। डायनामिक फेज का मतलब होता है जहां पे बहुत सारी हलचल हो रही हो, जहां पे बहुत सारे बदलाव आ रहे हो, थोड़े टाइम में ही बहुत सारे बदलाव अगर एक जगह पर आते हैं तो उसको बोलते हैं डायनामिक सिचुएशन, है ना, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है वो सिचुएशन। डायनामिक फेज एम फेज को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोप में सेल को ऑब्जर्व करोगे इस दौरान तो सारी चीजें इधर उधर भागती हुई दिखाई पड़ेंगी। कहीं तो आपको साइटोप्लाज्म बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं पर क्रोमोसोम इधर उधर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऑर्गेनेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इसको डायनामिक फेज बुलाया जाता है, क्योंकि एम फेज में सारी चीजों का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जितनी भी सेल के अंदर कंटेंट है उसका क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन। टाइम पीरियड की भी बात हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर हम एक पूरे सेल साइकिल टाइम का, जो हमने बताया था कि एक सेल साइकिल का टाइम
ग्रोथ फेज और इंटरफेज को मिला करके बनता है। अब इस सेल साइकिल टाइम में कितनी देर के लिए इंटरफेज होता है और कितनी देर के लिए एम फेज या डिवीजन फेज चलता है, वो भी फर्क होता है। देखो, कभी भी आपको कोई काम करना है ना, तो प्रिपरेशन आपको लंबी करनी पड़ती है। आप ऐसे याद रख सकते हो, जो एक्चुअल एक आपका काम होता है, या फिर मान लो आपका नीट एग्जामिनेशन है, तो वो एग्जाम तो साल में एक बार होगा, 3 घंटे का होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपने 1 साल से 2 साल से 3 4 जैसी भी आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार। तो प्रिपरेशन हमेशा लंबी चलती है एज कंपेयर्ड टू एक्चुअल वर्क। यहां पर भी सेम केस है। अगर हम पूरे सेल साइकिल की बात करें तो इंटरफेज 95% से भी ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई करता है। पूरे सेल साइकिल टाइम का 95% से भी ज़्यादा टाइम कौन ऑक्यूपाई करता है? इंटरफेज। वहीं पे अगर हम एम फेज की बात करें तो 5% से भी कम जो बचा हुआ टाइम है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? एम फेज। यहाँ पे हम सेल साइकिल के अंदर जितने भी फेज होते हैं उनको छोटे छोटे फेज में फर्दर सब डिवाइड करके एक बार पूरे सेल साइकिल का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास में जो सेल साइकिल थी उसको हमने 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड कर रखा है। एक है इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज, और दूसरा है एम फेज, डिवीजन फेज। अगर इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, G1, S और G2। ये इसी ऑर्डर में लिखना है क्योंकि इसी ऑर्डर में आगे ये वर्क करने वाले हैं। अगर हम एम फेज की बात करें तो एम फेज में जो डिवीजन फेज है ये फर्दर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन शो करता है। पहले तो न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद में साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन और उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अगर हम कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियर डिवीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट समझने के लिए यही स्टेप है। कैरियोकाइनेसिस जहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ये फर्दर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में बटा होता है, जिसमें हमारे पास में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एंड टीलोफेज। ये 4 अलग अलग फेज होते हैं, जिसको हम पी मैट से याद करते हैं। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक ये होता है, पी मैट। ये सारे के सारे स्टेप एक सिंगल सीक्वेंस में चलते हैं, ऑर्डरली सीक्वेंस में चलते हैं, जो कि इस तरह से चलने वाली है। पहले G1, उसके बाद S, उसके बाद G2, G2 के बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और टीलोफेज के लास्ट में साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे हमारे कंप्लीट एम फेज जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर इसको एक साइक्लिक की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में बनाएंगे, तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते, जिससे हम सेल साइकिल को इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग फेजेस में। इंटरफेज जो कि बहुत बड़ा है, वो ये बड़ा सा जो फेज हमने बड़ा सा टुकड़ा बनाया है, दिस इज इंटरफेज। ये 95% से भी ज्यादा होता है। और जो छोटा सा टुकड़ा हमने बनाया है, दिस इज डिवीजन फेज या फिर एम फेज, जो 5% से भी कम टाइम में एग्जिस्ट करता है। अगर इंटरफेज की बात करें, ग्रोथ फेज की बात करें, तो ये फर्दर 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइडेड होता है, G1, S और G2। और अगर हम एम फेज की बात करें तो एम फेज भी 2 अलग फेजेस में डिवाइडेड होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये पहला वाला फेज हो गया कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा वाला ये फेज हो गया साइटोकाइनेसिस। अगर हम कैरियोकाइनेसिस में भी देखें तो हमने पहले ही बता दिया था कि 4 अलग अलग फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब ये जो सेल साइकिल है, ये हमेशा एक सीक्वेंस को फॉलो करेगी, एक पर्टिकुलर मैनर में ही चलने वाली है। सेल साइकिल हमेशा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे हमारी क्लॉक चलती है ना,
इस तरह से ऑपरेट करेगी। मतलब G1 के बाद हमेशा S फेज आएगा, S फेज के बाद में हमेशा G2 फेज आएगा, G2 के बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, थ्रीलोफेज और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। इस तरह से लगातार नए सेल बनते जाएंगे। यहां पर एक नया सेल था, वो अपना साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, पूरे इंटरफेज में वो अपना साइज इंक्रीज करता रहेगा, साइज इंक्रीज करता रहेगा। और जब M फेज आएगा तो वो डिवाइड करके दो नए सेल का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से सेल साइकिल ऑपरेट करती है कि हर बार एक सेल से दो नए सेल का प्रोडक्शन होता जाएगा। अच्छा, इसको हमने एक बहुत जोर देके एक चीज बोली है कि जो सेल साइकिल के स्टेप्स होते हैं, अगर हम सेल साइकिल के स्टेप्स की बात करें तो दे आर सिक्वेंशियल, हमेशा सीक्वेंस में चलते हैं, ऑर्डरली, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं और कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं, कंट्रोल्ड मैनर। सेल साइकिल का जो रेट है उसको कंट्रोल्ड मैनर में चलाना होता है, वो बहुत तेज नहीं हो सकता। अगर सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाए या फिर लगातार सेल साइकिल बहुत तेजी से चलता है तो वहां पर एक कैंसर नाम की बीमारी होती है, जहां पे लगातार हमारे सेल डिवाइड करते हैं बिना रुके। इसका मतलब नॉर्मल सेल साइकिल सिक्वेंशियल होती है, ऑर्डरली होती है और कंट्रोल्ड मैनर में होती है। अब इसके सिक्वेंशियल मैनर को मेंटेन करने के लिए कुछ जेनेटिक रेगुलेशन काम करते हैं। भाई सेल के अंदर में कुछ जेनेटिक रेगुलेशन होते हैं जो जीन्स के स्तर पर सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सेल साइकिल प्रॉपरली ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए कुछ जेनेटिक रेगुलेशन काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक रेगुलेशन आपको याद रखना है, चेक पॉइंट रेगुलेशन। वैसे तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, पर नीट में कई बार इसका क्वेश्चन बना है। तो सेल साइकिल का एक रेगुलेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? अगर हम सेल साइकिल रेगुलेशन की बात करें तो वो होता है चेक पॉइंट। अच्छा, चेक पॉइंट कहते किसको है? जब आप एक शहर से दूसरे शहर पे जा रहे होते हैं तो जो शहरों की बाउंड्री होती है, जहां से वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, दो शहरों के बीच में जो बाउंड्री है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस की चौकी बनी होती है। वो ये चेक करती है कि आप एक शहर से दूसरे शहर में कोई इलीगल मटेरियल या फिर कोई इलीगल काम करके तो नहीं जा रहे, ठीक है, उसी को बोलते हैं चेक पॉइंट। इसी तरह से जब सेल साइकिल के दो अलग अलग फेजेस के बीच में एक चेक पॉइंट होता है, ये एक चेक पॉइंट है, इसको बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट ये किसको गाइड करता है? भाई सेल जब G1 फेज से S फेज में एंटर करता है तो सेल के अंदर में कोई प्रॉब्लम, सेल के अंदर में कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको चेक करने का काम होता है G1 चेक पॉइंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, पूरे सेल साइकिल को रेगुलेट करने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसी के पास होती है, इसीलिए हम इसको मेजर चेक पॉइंट भी बोलते हैं, मेजर चेक पॉइंट। इसके अलावा एक और प्रोमिनेंट चेक पॉइंट होता है जो G2 फेज के और M फेज के बीच में एग्जिस्ट करता है। जब सेल G2 फेज से प्रोफेज में एंटर कर रहा होता है, M फेज में एंटर कर रहा होता है, तो यहां पर एक चेक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं G2 चेक पॉइंट। ऐसे तो हर एक फेज में चेक पॉइंट होते हैं, दो फेज के बीच में जब ट्रांजिशन होता है तो बाउंड्री पर चेक पॉइंट होता है, लेकिन ये दोनों चेक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो चेक पॉइंट है इसको बोलते हैं माइनर चेक पॉइंट, मतलब ये भी रेगुलेट करता है लेकिन G1 चेक पॉइंट के कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चेक पॉइंट्स जो सेल साइकिल को प्रॉपरली ऑपरेट करने में एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन करते टाइम चेक करके रखता है। अब इन हर फेज के बारे में हमें एक एक करके डिटेल में स्टडी करनी है। हम एक पेरेंट सेल को लेकर के चलेंगे और वो पेरेंट सेल G1 फेज में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, S फेज में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस तरह से सारे फेजेस में किस तरह से बिहेव करता है, वो सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज याद रखनी है कि G1 फेज से निकलता हुआ एक और फेज बनाया जाता है, अगर आप बुक्स में देखेंगे, जिसको हम G0 फेज बोलते हैं। G1 फेज से बाहर निकलता हुआ एक अलग सी साइकिल बनाई जाती है बुक्स में, और ये जो अलग सी साइकिल है इसको बोल रहे हैं G0 फेज। अब ये G0 फेज क्या है, क्या ये सेल साइकिल का पार्ट है या नहीं है, इसमें कौन से सेल एंटर करते हैं, कब एंटर करते हैं, सारी चीजें जब हम G1 फेज पढ़ेंगे तो वहां पे कवर होने वाली, ठीक है। तो ये एक हमारा सेल साइकिल का बेसिक डायग्राम है।
स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से। उसके लिए मान लो हम एक पेरेंट सेल लेकर के चलेंगे। हमारे पास में एक पेरेंट सेल है, ठीक है। ये जो पेरेंट सेल है इसका जेनेटिक कंटेंट 2n2c। आपको मालूम होगा जो डीएनए कंटेंट या फिर जो जेनेटिक कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का, वो हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो c है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ डीएनए। भाई सेल के अंदर में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है या फिर जो मास ऑफ डीएनए है वो कितना है, उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसी भी सेल के जेनेटिक कंटेंट को। अब ये 2n और 2c का मतलब है कि हमारे पास जो भी डीएनए होता है, जो भी क्रोमोसोम होता है, वो हमेशा पेयर में होता है। आधा मदर से मिलता है, आधा फादर से मिलता है। तो चाहे हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, वो भी हमारे पास पेयर में होता है। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो वो भी हमारे पास पेयर में होता है। एक मदर साइड से मिलता है और एक फादर साइड से मिलता है। इसीलिए हम नंबर के आगे 2n लगाते हैं और मास के आगे, कंटेंट के आगे 2c लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में पेरेंट सेल है, इसको लेकर के हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये एंटर करेगा इंटरफेज में। जो पहला फेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में भी पहला फेज कौन सा आएगा, G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, या फिर इसी का नाम होता है पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज यानी कि अभी माइटोसिस एम फेज कंप्लीट हुआ ही था कि एम फेज के जस्ट आगे चल करके क्या चलने वाला है, G1 फेज। इसीलिए कई बार बुक्स में इसको पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर माइटोसिस फेज, आफ्टर एम फेज हमारे पास में G1 फेज चलता है। अब इस G1 फेज के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करता है, इस दौरान सेल अपना साइज कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा होता है। इस दौरान सेल क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है अपना साइटोप्लाज्म या फिर साइज। जब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ेगा। पूरे सेल का मैक्सिमम ग्रोथ यहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े टाइम को ऑक्यूपाई करता है। G1 फेज इंटरफेज का भी सबसे बड़ा फेज है, तो इसका टाइम ज़्यादा है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ या फिर मैक्सिमम ग्रोथ जो सेल में दिखाई पड़ती है वो G1 फेज के दौरान ही देखने को मिलती है। क्या सेल सिर्फ ग्रोथ कर रहा होता है, नहीं। ग्रोथ के अलावा सेल क्या करता है, अपने अंदर ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन। जैसा हमने बताया था कि इंटरफेज के दौरान सेल अपना साइज तो इंक्रीज करता ही है, साइटोप्लाज्म तो अपने अंदर बनाता ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म के सिंथेसिस के साथ साथ वो ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी करता है। जितने भी ऑर्गेनेल्स उसके पास में है वो उनको डबल करता है, उनका डुप्लीकेशन करवाता है। और G1 फेज वो फेज है जो जहां पर मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट करते हैं। एक सेल के अंदर ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो यहीं पर डुप्लीकेट हो जाते हैं, G1 फेज में डुप्लीकेटेड। कुछ बच जाते हैं जो बड़े साइज के होते हैं, वो G2 फेज तक जाते हैं, कुछ S फेज तक जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल यहीं पर डुप्लीकेट होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहां पर आरएनए का सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस लगातार ऑपरेट कर रहा होगा भाई, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे प्रोटीन बनेंगे जो आगे चल करके S फेज में काम आने वाले हैं, G2 फेज में काम आने वाले हैं। तो यहां पर लगातार ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनाना, डीएनए से एमआरएनए बनाना। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो चुका तो एमआरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनाना होता है, जो प्रोटीन हमारे पास में एंजाइम की तरह काम करेगा। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो दोनों प्रोसेस चलने चाहिए ना, बिल्कुल। तो G1 फेज के दौरान ट्रांसक्रिप्शन भी ऑपरेट करेगा और ट्रांसलेशन भी ऑपरेट करेगा। इनफैक्ट जो G1 फेज है वहां पर मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। अगर हम सारे सेल साइकिल के फेज की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन G1 फेज में ही देखने को मिलता है। मैक्सिमम ट्रांसलेशन G2 फेज में देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो वो G1 फेज में देखने को मिलता है।
यहीं पर एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। जैसा हमने बताया कि बहुत सारे प्रोटीन जो आगे चलकर एस फेज में, G2 फेज में काम आने वाले हैं, वो इसी फेज में सिंथेसाइज होते हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है और डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में चलेगा। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कब चलने वाला है? एस फेज में। जो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन ऑपरेट होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, तो उसको चलाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम की। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये एस फेज में काम करने वाला है, तो इसका सिंथेसिस G1 फेज में होगा, पिछले वाले फेज में होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो G1 फेज में प्रोमिनेंटली सिंथेसाइज होता है। अच्छा, G1 फेज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जिसका नाम है डिसीजन फॉर सेल डिवीजन। G1 फेज के अंदर में एक और इंपॉर्टेंट काम होता है जिसको बोलते हैं डिसीजन फॉर सेल डिवीजन। सेल को यह डिसाइड करना होता है कि उसको आगे डिवाइड करना है या उसको आगे डिवाइड अब नहीं करना है। भाई, सेल को यह डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका रीजन छुपा हुआ है सेल के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में। सेल के पास में एक स्पेसिफिक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और कुछ नहीं है, ये हमारे पास में न्यूक्लियस का वॉल्यूम, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो। देखो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अगर कोई छोटा सा सेल है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये सेल। अगर यहां पर हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करेंगे तो यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसा आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे जैसे सेल लगातार अपना ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करते टाइम न्यूक्लियस का साइज तो इंक्रीज नहीं होने वाला। भाई, न्यूक्लियस के अंदर में जो डीएनए है वो तो फिक्स है, वो तो ग्रोथ के दौरान बढ़ेगा नहीं। जब न्यूक्लियस का कंटेंट फिक्स है लेकिन साइटोप्लाज्म लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कुछ देर बाद ऐसा होगा कि न्यूक्लियस का साइज तो बराबर उतना ही है लेकिन सेल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, अगर इस बढ़े हुए सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा? कम आएगा। पिछले वाले सेल के कंपैरिजन में इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम आएगा। जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाता है तो उस टाइम पर वो छोटा सा न्यूक्लियस उतने बड़े सेल को, उतने बड़े साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। भाई, क्या ये इसको पूरे सेल को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा? साफ देखने के बाद में आप बोल सकते हैं, लॉजिक से भी आप बोल सकते हैं कि ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसको वापस से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करना पड़ेगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करने का तरीका है सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल बनाता है तो उसका न्यूक्लियस का साइज तो सेम ही रहता है, बट जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। अब क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, आधा आधा बट गया, तो वापस से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब भी सेल अपनी ग्रोथ करता है तो सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लगातार कम होता जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद में, थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंचने के बाद में, सेल को आगे सेल डिवीजन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सेल के लिए मजबूरी हो जाती है, अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इतना कम हो चुका होगा कि वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही डिसीजन सेल को G1 फेज के दौरान लेना होता है। भाई, G1 फेज के दौरान लगातार सेल का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, उसका साइटोप्लाज्म लगातार बढ़ता जा रहा है। तो G1 के फेज के दौरान सेल का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो लगातार कम होता जाता है। जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो G1 फेज में बहुत कम हो जाता है तो सेल के पास में दो ऑप्शन होते हैं। जब G1 फेज में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ग्रोथ होने की वजह से लगातार कम होती चली गई, अब सेल के पास में आगे इसको मेंटेन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए दो चॉइस होती हैं। वो दो चॉइस कौन सी हैं? या तो ये सेल डिवीजन परफॉर्म करे, या तो ये आगे चल के सेल डिवीजन परफॉर्म करे। जब सेल डिवीजन परफॉर्म करता है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अपने आप वापस रीस्टोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
दूसरा ऑप्शन इसके पास एक और है कि वो डिवाइड ना करे लेकिन अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दे। भाई जितनी ग्रोथ हुई है उतनी ठीक है, लेकिन उसके आगे वो ग्रोथ ना करे। जब वो आगे ग्रोथ करेगा ही नहीं तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एक पर्टिकुलर लेवल पर स्टेबल हो जाएगा। तो दो ऑप्शन होते हैं सेल के पास में, या तो सेल डिवाइड करे जीवन फेज के बाद या फिर ग्रोथ को स्टॉप कर दे। अगर सेल को आगे डिवाइड करना है तो उसको एस फेज में जाना पड़ेगा। तो उसको किस फेज में जाना पड़ेगा? एस फेज में जाना पड़ेगा। और अगर सेल ने यह डिसाइड किया है कि वो आगे डिवाइड नहीं करने वाला, अपना ग्रोथ को रोकने वाला है, तो उसको एंटर करना होता है जी नॉड फेज, क्विसेंट फेज में। जैसे हमने जीवन फेज से दो पॉसिबिलिटीज बनाई है। यहां पर देखो, ये जीवन फेज है, या तो सेल एस फेज में एंटर करेगा, ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो सेल है जीवन से कहां एंटर कर जाएगा? जी नॉड फेज में। तो एक सेल के पास में जीवन फेज के लास्ट में, जीवन फेज के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो डिवाइड करे या फिर अपनी ग्रोथ को रोक करके जी नॉड फेज में चला जाए। जी नॉड फेज की बात हम थोड़ी देर में, जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे करेंगे, इंटरफेज के कंप्लीट होने के बाद में करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कि सेल को अपने डिवीजन के लिए जो डिसीजन लेना है वो भी जीवन फेज के दौरान ही लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं पेरेंट सेल जो हमने लेकर के चले थे जीवन फेज के पहले। अगर हम जीवन फेज के पहले बात करें तो पेरेंट सेल हमारे पास क्या था? 2n2c। भाई उसका डीएनए कंटेंट कैसा था सेल का? 2n2c। क्या जीवन फेज के खत्म होने के बाद उसके डीएनए कंटेंट में कोई भी चेंज आया है? कोई भी चेंज नहीं आया। तो बिफोर जीवन फेज सेल का जो जेनेटिक कंटेंट था वो 2n2c था। सेम आफ्टर जीवन फेज भी सेम रहने वाला है, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। आफ्टर जीवन फेज भी वो 2n2c ही रहेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता। जीवन फेज में सिर्फ क्या होता है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने की वजह से उसको अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करने के लिए एक पॉसिबिलिटी को चुनना होगा, या तो डिवाइड करे या तो ग्रोथ को रोक दे। दूसरा, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनमें से ज्यादातर ऑर्गेनेल्स जीवन फेज में डुप्लीकेट हो चुके होते हैं। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चलता है, जिससे डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। जीवन फेज मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन का फेज है। अगर पूरे सेल साइकिल के दौरान, पूरे इंटरफेज के दौरान सबसे ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन कहीं पर चलता है तो वो है जीवन फेज। जीवन फेज के बाद में अब हमें एंटर करना है एस फेज में। एस फेज में, एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जो डीएनए का रेप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरे सेल साइकिल में। सिंथेटिक फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए अपनी नई कॉपीज बनाता है। जब डीएनए अपनी नई कॉपीज बनाएगा तो मान लो यहाँ पे हमारे पास में डीएनए है, ठीक है, इसने अपनी नई कॉपी बनाई, इससे हमें दो डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए। लेकिन ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स अभी आपस में उलझे हुए हैं। ये आपको दिखाई कितने देंगे? एक ही डीएनए मॉलिक्यूल दिखाई देगा। तो उनका नंबर जो है वो अभी भी सेम रहेगा, उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसके मास के अंदर चेंज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसका नंबर तो यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2n है। लेकिन एक ही डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर अब की बार दो डीएनए पाए जा रहे हैं, वो अलग नहीं हुए, इसीलिए हम उनको एक ही काउंट कर रहे हैं। लेकिन उसका मास या फिर वेट तो बढ़ेगा, क्योंकि वेट बढ़ा है तो 2c से क्या हो जाएगा? 4c। अब क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है, इसी वजह से डीएनए का अमाउंट तो बढ़ गया, लेकिन डीएनए का जो नंबर है वो नहीं इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपसे बोले या नंबर ऑफ डीएनए आपसे बोले तो वो 2n ही रहेगा, जैसा पहले जीवन फेज में था। लेकिन जो अमाउंट है वो 4c हो चुका है, 2c से मतलब डबल हो चुका है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इसमें एक एंजाइम का इस्तेमाल होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम था ये जीवन फेज में सिंथेसाइज हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है एस फेज का, डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है ये न्यूक्लियस के अंदर चलेगा, विद इन न्यूक्लियस।
इनसाइड न्यूक्लियस। जितना भी डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है वो किसके अंदर चल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर चलने वाला है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या साइटोप्लाज्म में भी कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। पहला तो साइटोप्लाज्म में सेल का साइज इंक्रीज होगा पूरे इंटरफेज में, चाहे हम G1 फेज की बात करें, S फेज की बात करें या G2 फेज की बात करें। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का इंक्रीज पूरे इंटरफेज में लगातार चलता है। तो S फेज में भी क्या होगा? साइटोप्लाज्म लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेल का साइज लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा बाहर कुछ सेल ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन भी होता है। आगे हमारे पास में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करते हैं, जिनका नंबर डबल होता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील आपको याद रखना है, एनिमल सेल के अंदर पाया जाने वाला सेल ऑर्गेनील सेंट्रियोल। आपको मालूम होगा सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनील है। एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल इस तरह से परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, और एक सेंट्रियोल डुप्लीकेट करके कितने सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है? दो सेंट्रोजोम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक सेंट्रियोल से कितने सेंट्रोजोम बन गए? दो सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन हो गया। ये जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है ये सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में नहीं मिलते। दूसरी चीज कि ये जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो साइटोप्लाज्म में चल रहा है एस फेज के दौरान। तो ये होता है हमारा सिंथेटिक फेज के दौरान क्या क्या स्टेप ऑपरेट करते हैं। अच्छा, सिंथेसिस फेज के दौरान भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बन रहा होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन भी चल रहा होता है पूरे इंटरफेज में। चाहे हम G1 फेज की बात करें, चाहे S फेज की बात करें, चाहे G2 फेज की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों फेज में चलता है। यहां पर जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। S फेज के अंदर में बनने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन जो डीएनए की पैकेजिंग में मदद करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन जो डीएनए को पैकेज करने में मदद कर रहे होते हैं। जो नया डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है उसको भी पैकेज करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो हिस्टोन प्रोटीन की मदद से सिंथेसाइज होगा। तो कई बार आपसे प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज में, जिसका नाम है G2 फेज। ये जो G2 फेज है इसको हम गैप 2 फेज भी बोलते हैं या फिर प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज, अब इसको क्यों बोला जाता है? हमने G1 फेज को गैप 1 फेज बोला था, तो G2 को गैप 2 बोलना तो बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन अगर हम प्री माइटोसिस फेज की बात करें तो प्री माइटोसिस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि G2 के जस्ट बाद हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? M फेज, माइटोसिस फेज। इसीलिए हम G2 को प्री माइटोसिस फेज, मतलब माइटोसिस से जस्ट पहले वाला फेज कह करके बुला रहे होते हैं। अब G2 फेज के अंदर क्या होता है? G2 फेज के अंदर भी साइटोप्लाज्म लगातार बढ़ता जाएगा। पूरे इंटरफेज में साइटोप्लाज्म बढ़ता है, तो G2 फेज में भी साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। G2 फेज में बढ़ने की वजह से जो सेल की ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज होती जाएगी, वो लगातार हमें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज जो G2 फेज में होती है वो है कुछ सेल ऑर्गेनील्स जो बड़े साइज के होते हैं। जैसे हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल की बात करें, तो ये सारे ऑर्गेनील्स G2 फेज में जाकर के डुप्लीकेट होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनील्स भी होते हैं, सम ऑर्गेनील्स डुप्लीकेट हियर, सम ऑर्गेनील्स डुप्लीकेट हियर। एक और काम यहां पर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहां पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन मोनोमर की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, यानी छोटी छोटी यूनिट्स सिंथेसाइज होती हैं ट्यूबुलिन की। ये ट्यूबुलिन की यूनिट्स जो मोनोमर्स हैं ये आगे चल करके पॉलीमराइज होंगी, एक धागे की फॉर्म में एक दूसरे से चिपक जाएंगी और जुड़ने के बाद में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे। जब हम माइटोसिस का मेटाफेज और एनाफेज पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आती हैं। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अलग करने में, क्रोमोसोम को सेपरेट करने में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्पफुल होगा। लेकिन जो स्पिंडल फाइबर बनेगा उसका रॉ मटेरियल जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बोल रहे हैं वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? G2 फेज में।
इनफैक्ट G2 फेज ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में, प्रोटीन सिंथेसिस के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज में होता है। जैसे हमने G1 फेज के लिए बताया था मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होता है, मतलब आरएनए का सिंथेसिस मैक्सिमम कहां पर होता है, G1 फेज में। उसी तरह से ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो मैक्सिमम होता है, अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो वो मैक्सिमम कहां पर होता है, G2 फेज के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं G2 के रिस्पेक्ट में। G2 में भी डीएनए के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। जैसा कि डीएनए हमारे पास, या जैसा कि जेनेटिक कंटेंट एस फेज से G2 फेज में आया था, सेम उसी तरह का जेनेटिक कंटेंट G2 फेज से प्रो फेज में एंटर करेगा। तो यहाँ पे बिफोर G2 फेज, अगर हम बिफोर G2 फेज की बात करें, यानी कि एस फेज की बात करते हैं, तो वहां पे जेनेटिक कंटेंट कैसा था, 2N4C, और यहाँ पे भी 2N4C। कोई चेंज डीएनए में नहीं आता, सिर्फ साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है डीएनए का, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं। अब हम चलते हैं जी नॉड फेज में। भाई जैसा हमने बताया था कि इंटरफेज के एक पर्टिकुलर फेज में, G1 फेज में, गैप 1 फेज में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो सेल आगे डिवाइड करे, एस फेज में एंटर करे, या तो सेल जी नॉड फेज में एंटर करे जहां पे उसका सेल ग्रोथ रुक जाएगा, वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगा। उस फेज को बोलते हैं जी नॉड फेज, है ना। तो हमारे पास में एक स्पेशल फेज होता है जिसको बोलते हैं जी नॉड फेज। जी नॉड फेज एक डोरमेंट, हियर सेल्स डू नॉट ग्रो और डिवाइड फर्दर। क्या यहां पे ना तो सेल आगे डिवाइड करेगा और ना ही अपनी ग्रोथ करवाएगा। तो फिर सेल करता क्या है, यहां पे वो अपने आप को मैच्योर कर लेगा, सेल अपने आप को मैच्योर कर लेगा और एक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा। हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाएगा, आगे डिवाइड करना रहने देगा। अब ये जो जी नॉड फेज है, यहां पर सेल भले से डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल बोलेंगे। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल बोलेंगे। वो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, केमिकल रिएक्शन, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो उसके अंदर चल रही हैं, तो उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट बोला जाता है। जी नॉड फेज जो है ये खुद दो टाइप्स का होता है, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जी नॉड फेज में रिवर्स कर सकते हैं, वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर कर सकते हैं। जब भी उनको जरूरत पड़ेगी या सिग्नल इस तरह का आएगा कि उनको डिवाइड करने की जरूरत है, तो उस टाइम पर वो डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जी नॉड फेज होते हैं जो इरिवर्सेबल होते हैं। भाई कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जो जी नॉड में परमानेंटली रहते हैं, वो इरिवर्सेबल होते हैं, वो एक बार जी नॉड में जाने के बाद रिवर्स नहीं आ सकते। अगर हम एनिमल सेल की ही बात करें तो यहाँ पे हमारा लिवर सेल, आपको पता होगा हमारे लिवर सेल या हिपैटोसाइट्स हम जिनको बोलते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की। अगर हम लिवर को डैमेज कर दें तो वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। कैसे? कि हमारे लिवर के सेल के पास में डिवीजन कैपेबिलिटी होती है। वो जी नॉड फेज में रहता है, लेकिन जब भी उसको डैमेज रिपेयर करना है तो वो वापस से सेल साइकिल में एंटर करेगा, और सेल साइकिल में एंटर करने के बाद में नए सेल लगातार बनाता जाएगा। लिवर सेल के अलावा अगर हम बात करें स्टेम सेल, जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, जगह जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, और जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे कट या डैमेज लगता है तो इनको सिग्नल जाता है और ये वापस से सेल साइकिल में एंटर कर जाते हैं। अगर हम एनिमल्स के अंदर इरिवर्सिबल जी नॉड फेज की बात करें तो ज्यादातर हमारे सेल्स इरिवर्सिबल जी नॉड फेज में, जैसे अगर हम अपने हार्ट सेल की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें, एटसेट्रा, ज्यादातर हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, एनिमल बॉडी में जो सेल होते हैं, वो इरिवर्सिबल जी नॉड फेज में होते हैं। तो जी नॉड फेज में हमने जब बनाते हैं तो आप देख भी सकते हैं, हम इसको वापस आता हुआ बनाते हैं, ठीक है।
और कोई भी सेल जी0 फेज में G1 फेज से ही एंटर कर सकता है। G1 फेज के बाद दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो डिवीजन कंटिन्यू करो या तो जी0 फेज में एंटर करो। इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, एम फेज, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज के अंदर भी 4 अलग अलग फेज थे। पहले हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस जो कि दूसरा फेज है। तो पहले हम माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कैसे चलता है, 4 फेज में चलने वाला है, जिसमें पहला है प्रोफेज। प्रोफेज काफी बड़ा फेज होता है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बड़े सा टाइम का होता है, इसीलिए इसको 2 डिस्टिंक्ट फेज में बांटा जाता है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। इसको 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांटा जाता है, एक होता है अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। डायग्राम से डायरेक्टली बनाएंगे और इजीली समझते हुए जाएंगे, डीएनए कंटेंट कैसे चेंज होता है वो समझते जाएंगे। अगर हम अर्ली प्रोफेज की बात करें तो अर्ली प्रोफेज के दौरान जो हमारा सेल है, अगर हम यहां पे सेल बनाएं, ये हमारा सेल है, इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ER, ये न्यूक्लियस, और ये हमारे पास में सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 सेंट्रोजोम भी प्रेजेंट है, क्योंकि एस फेज में एक सेंट्रोजोम डुप्लीकेट करके 2 बन चुका है, तो इस तरह के 2 सेंट्रोजोम हैं। ये जो सेंट्रोजोम है, इनके बाहर छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर के टुकड़े बिखरे हुए रहते हैं, जिनको हम एस्ट्रल रेज बुलाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएं, ये हमारे पास में 2 सेंट्रियोल्स हैं, और ये जो बाहर निकलती हुई रेज है इनको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस तरह की चीजें प्रेजेंट हैं। अगर हम अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो जेनेटिक कंटेंट है, जो डीएनए है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ऐसे क्रोमैटिन नाम के धागे, जो कि डीएनए प्लस हिस्टोन के धागे होते हैं, कुछ इस तरह के। ये धागे पूरे इस तरह से बिखरे हुए हैं, इनके एंड्स क्लियर नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है। आप इसका ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा क्रोमैटिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ अलग है, ये चीजें अभी डिस्टिंग्विश नहीं की जा सकती। तो अर्ली प्रोफेज के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमैटिन है, जो धागा है जिसके अंदर में डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये क्रोमैटिन उलझा हुआ है, जो कि अभी एक दूसरे के साथ में उलझा हुआ है, लेकिन अर्ली प्रोफेज आने पर वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो कॉम्पैक्ट हो सके, अपने आप को डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम बनाया जा सके। लेकिन अभी वो क्रोमोसोम बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी क्रोमैटिन का क्या स्टार्ट हुआ है, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, कंडेंसेशन स्टार्टेड, अभी सिर्फ स्टार्टेड हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें न्यूक्लियस, ER, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ये अभी आपको सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। दूसरा जो स्टेप होता है कि 2 सेंट्रोजोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो 2 सेंट्रोजोम है हमारे पास, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, जो 2 सेंट्रोजोम है, दे स्टार्ट टू मूव टू अपोजिट पोल्स। अभी वो पहुंचे नहीं है, लेकिन अपोजिट पोल पे चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसको हम यहां पर
कॉपी करते हैं फॉर लेट प्रोफेज। यहां पे हम बनाने वाले लेट प्रोफेज। जब हमारे पास में लेट प्रोफेज आता है तो उस दौरान क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अर्ली प्रोफेज के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा नहीं हुआ है। तो अभी भी क्रोमोसोम कंडेंसेशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्रोमोसोम पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कंडेंस्ड दिखाई पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास में क्रोमोसोम अब ऐसे बनाए हम कुछ इस तरह के, ज्यादा कंडेंस हमें दिखाई पड़ेंगे पहले वाले फेज से। जी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है, वो बिखर चुकी है, वो टूट चुकी है। अभी गायब नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेटेड, बिखर चुकी है, टूट चुकी है। साथ में आप ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी ईआर और गोल्जी हमने नहीं बनाया है, क्योंकि यहाँ लेट प्रोफेज के दौरान ईआर की बात करें, गोल्जी की बात करें, न्यूक्लियोलस की बात करें, ये सारे डिसअपियर हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, छोटे छोटे वेसिकल की फॉर्म में इधर उधर बिखर चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, उनका अस्तित्व अब नहीं प्रेजेंट है। ये हो गया लेट प्रोफेज। अगर हम साइटोप्लाज्म की तरफ देखें तो साइटोप्लाज्म में जो सेंट्रोसोम दूसरी साइड मूव कर रहे थे, वो सेंट्रोसोम दूसरी साइड पहुंच चुके हैं। अब वो सेंट्रोसोम अब दूसरी साइड पे पहुंच चुके हैं। दूसरी साइड पहुंचने के बाद में ये स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं? यहाँ से स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब एक बार ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके तो ये इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया स्पिंडल फाइबर। ये जो अरेंजमेंट है, जहां पर दो सेंट्रोसोम हैं जो दोनों एकदम अपोजिट पोल पे प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर निकाल रहे हैं, इस पूरे एपरेटस को मिलाकर के बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस या फिर माइटोटिक एपरेटस। स्पिंडल एपरेटस या फिर माइटोटिक एपरेटस, माइटोटिक एपरेटस, क्योंकि ये माइटोसिस में हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा लेट प्रोफेज और ये हो गया अर्ली प्रोफेज। अब चलते हैं मेटाफेज की तरफ, जो दूसरा फेज है कैरियोकाइनेसिस का। अगर हम मेटाफेज की बात करें, जो सेकंड फेज है दैट इज मेटाफेज, तो मेटाफेज के दौरान भी आपको कैसे पता लगेगा कि मेटाफेज स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो इसके लिए सिंपल सी एक बेसिक डेफिनेशन है कि जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट होता है तो उस दौरान ये न्यूक्लियर एनवलप जो टूटे फूटे फॉर्म में अभी भी बाहर दिखाई पड़ रही है डायग्राम में, ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी तो उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे मेटाफेज का स्टार्टिंग। अच्छा, मेटाफेज की स्टार्टिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेटाफेज को भी हम दो डिस्टिंक्ट फेज में डिवाइड करने वाले हैं। मेटाफेज को भी हम कितने फेज में डिवाइड करेंगे? दो अलग अलग फेज में डिवाइड करेंगे। इसको एक और बार ले लो, दो अलग अलग फेज में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला फेज होता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज मतलब प्रोफेज से निकल करके मेटाफेज की तरफ सेल जा रहा है, अभी पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। और दूसरा हमारा प्रॉपर मेटाफेज, प्रॉपर मेटाफेज है ना। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो गायब हो चुकी है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई है, उसी टाइम पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका होता है। मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं। वो इस तरह से प्रॉपर क्रोमोसोम जिसको हम बनाते हैं वैसे दिखाई देने लगेंगे। हमने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम बना लिए एक डिप्लॉइड सेल के अंदर। आप ज़्यादा ही बना सकते हो, हमने समझाने के लिए 4 बनाए। जो 4 क्रोमोसोम है ये 2n4C कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसइंटीग्रेट हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई, तो जितने भी क्रोमोसोम है वो इधर उधर बिखर जाएंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में वो फैल जाएंगे। पर अगर हमें क्रोमोसोम को बराबर 2 सेल में डिवाइड करना है
तो ऐसे डिवाइड करने के लिए पहले हम इनको एक बीच के सेंटर प्लेन में लाना पड़ेगा, एक इक्वेटोरियल प्लेन में लाना पड़ेगा। तो इनको प्लेन में लाने का काम होता है स्पिंडल एपरेटस का। भाई सेंट्रोसोम से इधर से स्पिंडल फाइबर आएंगे जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर एक तरफ से जुड़ जाएंगे, इधर से स्पिंडल फाइबर आएंगे जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से दूसरी साइड से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में जैसे ही स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। जुड़ने के बाद में ये सारे के सारे क्रोमोसोम को लाकर के बीच में जो इक्वेटोरियल प्लेन है, जो बिल्कुल पोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम को वहां पर ला करके अलाइन कर देगी। तो सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ अलाइन हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे, यहां पे। ये इस तरह से। अच्छा, हर एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। एक इस पोल वाला स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है इसके काइनेटोकोर से, और दूसरा इस पोल वाला स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है इसके काइनेटोकोर से। तो हर एक स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से दो दो स्पिंडल फाइबर जुड़े, एक इस पोल से और एक इस पोल से। जब ये सारे के सारे क्रोमोसोम बीच में अलाइन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं, इस इमेजिनरी प्लेट को बोलते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन होने के बाद में एक इमेजिनरी प्लेट बनती है जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो ये हो गया हमारे पास में मेटाफेज। क्या डीएनए के कंटेंट में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। तो जैसा एस फेज के बाद में था वैसा ही अभी तक चला आ रहा है। ये हो गया मेटाफेज का काम खत्म। मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज, जहां पे क्रोमोसोम एक्चुअल में डिवाइड करेंगे। जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने की वजह से एक क्रोमोसोम दो नए क्रोमोसोम या दो डॉटर क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करने वाला है। तो कैसे करता है वो भी आगे हम समझते हैं। थर्ड फेज है हमारे पास में एनाफेज। थर्ड स्टेज है हमारे पास में एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, इसको हम कॉपी करते हैं। एनाफेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, वो उसको खींचना स्टार्ट करते हैं। इस साइड से भी खींचना स्टार्ट करते हैं और इस वाले पोल से भी खींचना स्टार्ट करते हैं। जब आप क्रोमोसोम को दोनों साइड से खींचना स्टार्ट करोगे तो उसका जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट हो जाएगा। उसका जो सेंट्रोमियर था वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। और कितने क्रोमोसोम मिलेंगे हमें? दो क्रोमोसोम। मतलब पहले क्रोमोसोम कुछ ऐसा था, एक स्पिंडल फाइबर इधर से जुड़ा था, एक इधर से जुड़ा था, ये इसको इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि स्पिंडल फाइबर जो है ने उसको ब्रेक कर दिया, उसके सेंट्रोमियर को तोड़ दिया। सेंट्रोमियर को तोड़ने के बाद में ये स्पिंडल फाइबर की तरफ आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन है वो आगे चलेगा, सेंट्रोमियर वाला पोर्शन आगे चलेगा, और जो इसके आर्म्स होंगे, ये जो हमारे पास में इसके आर्म्स हैं, ये सेंट्रोमियर को फॉलो करेंगे। जब कोई चीज़ आगे से पकड़ के आप खींचेंगे तो वो आगे चलेगी, और पीछे से वो जो आर्म्स हैं वो उसके पीछे पीछे चलेंगी, ट्रेल बिहाइंड करेंगी द सेंट्रोमियर। तो इसी को हम टेक्निकल लाइन में बोलते हैं कि आर्म्स ट्रेल बिहाइंड द सेंट्रोमियर, सॉरी। तो इधर क्रोमोसोम जा रहा है, इधर 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 जा रहा है और इधर जा रहा है। क्योंकि क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम के स्प्लिट होने की वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अब हमें डबल दिखाई देगा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे टोटल दो डॉटर क्रोमोसोम है, मतलब फ्यूचर सेल न्यूक्लियस की क्रोमोसोम है, इसीलिए हम इनको डॉटर क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो अब की बार हमारे पास कितना जेनेटिक कंटेंट बन जाएगा? 4n4c। भाई ये तो पहले से ही डबल था, अब की बार नंबर भी डबल हो गया, जिसको हम बोलते हैं 4n4c हो गया एनाफेज। एनाफेज के बाद में लास्ट फेज आता है जिसका नाम है टीलोफेज। जो फोर्थ फेज है, लास्ट फेज है, जिसका नाम है टीलोफेज। टीलोफेज को आप प्रोफेज का रिवर्स भी मान सकते हैं। जो जो चीजें प्रोफेज में गायब हुई थी, जो जो चीजें प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हुई थी, वो सारी की सारी टीलोफेज में लौट कर आने वाली है। जैसे
टीलोफेज के दौरान जो क्रोमोसोम थे वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। भाई 4 क्रोमोसोम इधर पहुंच चुके हैं, 2 छोटे, और 4 क्रोमोसोम इधर पहुंच चुके हैं। एक बार जब क्रोमोसोम पहुंच गए तो इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हो जाएगी। इनके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगी? न्यूक्लियर एनवलप। इनके ऊपर क्या डेवलप हो जाएगी? न्यूक्लियर एनवलप। जैसे ही न्यूक्लियर एनवलप डेवलप हुआ वैसे ही यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी भी वापस आ जाएगी। इधर से भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी भी वापस आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन। जो क्रोमोसोम है वो क्या करना स्टार्ट करेंगे? डीकंडेंसेशन। भाई प्रोफेज के दौरान क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ था, क्रोमैटिन सारा इकट्ठा हो गया था, इकट्ठा होने के बाद में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया था। अब की बार यहाँ पे उल्टा होगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस होगा और डीकंडेंस होकर के वो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन कर देगा। तो जो क्रोमोसोम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है ये सब थोड़ी देर में उलझे हुए क्रोमैटिन की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे। उलझे हुए क्रोमैटिन की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और उनकी जो इंडिविजुअल नेचर था, अलग अलग नेचर था, वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। इससे हमारे पास में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। भाई क्या बन चुके हैं? 2 डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई डिवाइड हो चुका, पूरा न्यूक्लियस डिवीजन हो चुका। क्योंकि न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो चुका है तो जो हमारा एनाफेज में 4n4c था वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा 2n2c। मतलब ये भी 2n2c, ये भी 2n2c, तो टोटल सेल भी कैसा होगा? 2n2c। यानी कि जिससे जैसा हमने पेरेंटल सेल स्टार्ट किया था 2n2c पेरेंटल सेल, जीवन फेज के दौरान वो वापस हमें रीस्टोर हो चुका है, वापस हमें मिल चुका है। टीलोफेज के बाद में नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन तो कंप्लीट हो गया, अब हमें साइटोकाइनेसिस का साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम साइटोकाइनेसिस वर्ड को देखें तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल के अंदर अलग तरीके से होता है और प्लांट सेल के अंदर अलग तरीके से होता है, क्योंकि इनकी कवरिंग का नेचर अलग है। एनिमल सेल के बाहर एक पतली सी इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। वहीं पर अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसके आउटर साइड पे एक बहुत ही मोटी रिजिड सेल वॉल होती है। क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर एक पतली सी हल्की इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन है तो इसको डिवाइड करना, इसको आगे चल के डिवाइड कराना बहुत ईजी है। ये डॉटर न्यूक्लियाई है, बिल्कुल सेंटर में एक कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारे पास में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन चुकी है। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है ये सेल के इक्वेटोरियल प्लेन पे बनती है ना, वहां से वो एक्चुअल में डिवाइड करने वाला है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है, जो कि एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है, धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और जैसे जैसे ये सिकुड़ेगा वैसे वैसे सेल मेम्ब्रेन जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ मूव करती रहेगी, और जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो दोनों तरफ की सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से टच हो जाएगी और 2 सेल में ये सेल डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है। अब देखो तो बाहर से अंदर की तरफ, इसीलिए हम इसको सेंट्रीपीटल मेथड भी बोलते हैं। प्लांट्स में ये हो नहीं सकता क्योंकि प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनके बाहर एक मोटी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आपको मालूम होगा एक रिजिड एंड मोटी क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। अब क्योंकि मोटी और रिजिड सेल वॉल है तो फिर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग तो उसको सिकुड़ नहीं पाएगी या फिर उसको खींच नहीं पाएगी। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो फ्रेगमोप्लास्ट वेसिकल की फॉर्म में होता है। कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जो गोल्जी बॉडी द्वारा प्रोड्यूस्ड होती हैं, वो ऐसे बीच में जाकर के इकट्ठी होती जाती हैं जो दोनों तरफ अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी सेल को ऐसे अटैच कर लेंगे और इस तरह से 2 नए सेल में सेल डिवाइड हो जाएगा। तो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर में साइटोकाइनेसिस में फर्क होता है। प्लांट्स में ध्यान से देखो तो अंदर से बाहर की तरफ सेल डिवीजन हो रहा है,
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, जबकि एनिमल्स में क्या था, सेंट्रीपीटल डिवीजन। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जिनके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में प्लांट्स और एनिमल्स के।